Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डे 6 के MCQs जो कि आपका नस्ट का राउंड 1 स्टार्ट हुआ है 22 नवंबर से। आप लोगों को डेली बेसिस पे हम डे वाइज MCQs करवा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा भी मिल रहा है। वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका अभी डे 7, डे 8 या ऑनवर्ड आप लोगों का नस्ट का टेस्ट होने का चांस है, आप लोगों ने डेट सेलेक्ट की हुई है, तो आप लोगों के लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है कि खुद भी देखें। और अगर आप लोगों का कोई फ्रेंड है जिसका टेस्ट आगे की डेट के अंदर होना है तो उसके साथ भी लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को नस्ट की तैयारी के लिए कंप्लीट हमने एक पैकेज प्रोवाइड किए थे यूट्यूब के ऊपर भी, जिसमें आप लोगों को 11 मैथ हो, 12 मैथ हो, आप लोगों को फिजिक्स की बात करूं तो 11 फिजिक्स हो या 12 फिजिक्स हो, तो ये कंप्लीट एंड गेम्स हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद हैं। आप जाके इसी चैनल की आप लोग वीडियोस वाले सेक्शन में जाके देख सकते हो। इसके अलावा इंग्लिश की एंड गेम आप लोगों के लिए अपलोड की और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा उस पर प्यार दिखाया कि उसको 9-9 10-10 हज़ार स्टूडेंट्स ने देख लिया। अभी नस्ट के राउंड 1 के होने के दौरान ही 9 से 10 हज़ार स्टूडेंट्स ने उसको हर एक एंड गेम को देख लिया। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू जो बच्चे इधर से तैयारी कर रहे हो। रेलिवेंट आपको पढ़ाया और इतना डिटेल के अंदर आपको करवाया और बहुत बेहतरीन आप सबका रिस्पॉन्स आ रहा है। वेरी वेल डन। इसी मोमेंटम को आप लोगों ने बरकरार रखना है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो 160 के रिजल्ट्स भेज रहे हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स जो 170 के करीब करीब पहुंचे हैं, वेरी वेल डन। आप लोगों ने जंप करना है। मैंने आपको एक टारगेट सेट करके दिया हुआ था 180 का, कि 180 आउट ऑफ 200। और कंपैरेटिवली आप लोगों का नस्ट के टेस्ट इस दफ़ा आसान आ रहे हैं जो 2024 में हुए थे 2025 के एडमिशन्स के लिए। यानी जो आप लोगों के पिछले साल के हैं वो इससे ज़्यादा टफ होते थे, राउंड 1 के, 2 के, 3, 4 के, ठीक है ना। तो अभी आपके कंपैरेटिवली आप लोगों को नहीं आइडिया होगा, ये आप लोगों के टेस्ट आसान आ रहे हैं। या कई बच्चों के रिव्यूज़ हम ऐड कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, आप लोग चेक कर सकते हो कि वो तमाम बच्चे जो एंड गेम देख के जा रहे हैं उनको बहुत ईजी लग रहा है। तो इसी तरह आप लोगों ने अगर एंड गेम नहीं देखी हुई तो एंड गेम जाके देख लो। कोनिक सेक्शन पे सर बिलाल ने अलग से वन शॉट रिकॉर्ड किया, वो जाके देखो। एनालिटिकल ज्योमेट्री के ऊपर किया हुआ है, वो जाके देखो। तो तमाम एंड गेम और ये मैथ के इस एनालिटिकल ज्योमेट्री और कोनिक सेक्शन को देख के जाओ, आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। और अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी कर रहे हो तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने अपने मार्क्स को हमारे साथ शेयर करना है। इस नंबर को नोट कर लो और अपने एनईटी के मार्क्स को हमारे साथ आप लोगों ने शेयर करना है। अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, इस नंबर को नोट कर लो और इस नंबर पे अपने मार्क्स को शेयर करते जाओ, ताकि आप लोगों की एक बेहतरीन सी कैरियर काउंसलिंग करें कि आप लोगों को कितने मार्क्स चाहिए, आपने किस फील्ड में एडमिशन लेना है। तो ये तमाम चीज़ें वो होती हैं जिनको समझने से बच्चा कासर होता है, उसको नहीं समझ में आ रही होती है कि मेरे लिए कौन सी फील्ड बेहतरीन होगी, ये मैं फील्ड को चूज़ कर रहा हूँ तो क्यों चूज़ कर रहा हूँ। तो इस तमाम की तमाम चीज़ें आप लोगों को हम डिस्कस करवाएंगे इंशाल्लाह। हमारे जो कैरियर काउंसलर होते हैं वो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से गाइडलाइन देंगे। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी कैरियर काउंसलिंग ले सकते हो और अपने मार्क्स को इस नंबर पे लाजमी तौर पे आप लोगों ने शेयर करना है। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं डे 6 के एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, या कुछ ऐसे एमसीक्यूज भी हैं जो प्रीवियस डेज के अंदर भी हैं और रिपीट हो रहे हैं। फिजिक्स के, इंग्लिश के बारे में बताऊंगा, मैथ के बारे में आपको बताऊंगा। तो आए अब हम स्टार्ट करते हैं, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जैसे फिजिक्स में एक एमसीक्यूज आप लोगों के पास आ रहा है कि लेंस लॉ गिव्स जो लेंस लॉ है वो किसके बारे में बता रहा होता है। तो मैंने आप लोगों को ये पहले भी बताया था एंड गेम के अंदर भी कि हमारे पास एक फेराडेज लॉ होता है। अब जो फेराडेज लॉ होता है आपको पता है ये किसके बारे में बताता है, ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बताता है। यानी जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन को बताता है फेराडेज लॉ। उसके बाद एक हमारे पास है लेंज लॉ। अब ये जो लेंजेज लॉ है बेसिकली ये भी डायरेक्शन बताता है, लेकिन किसकी, इंड्यूस करंट की। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को कौन बताएगा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बताएगा लेंजेज लॉ और इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन को बताएगा फेराडेज लॉ। तो यहाँ पे उसने क्या पूछा हुआ है, लेंजेज लॉ गिव्स द, ये किसकी डायरेक्शन को बताएगा। सो ऑब्वियसली ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट और नॉर्मल करंट में डिफरेंस होगा है, तो दोनों करंट फ्लो ऑफ चार्जेस होगा, बट जो इंड्यूस करंट है ये इंड्यूस ईएमएफ से पैदा होता है। अब इंड्यूस ईएमएफ बेसिकली कैसे पैदा होगा, जहाँ पे फ्लक्स में चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल कोई एक सरफेस है वहाँ पे फ्लक्स में चेंज आया, तो जितना ज़्यादा चेंज इन फ्लक्स होगा उतनी ज़्यादा ईएमएफ पैदा हो जाती है, ठीक है। और ईएमएफ तो चाहे कोई ओपन सर्किट है चाहे क्लोज सर्किट है वहां पे ईएमएफ तो पैदा हो गया, लेकिन उस ईएमएफ से आगे
करंट कब प्रोड्यूस होगा? जब आगे सर्किट हमारे पास कंप्लीट होगा। यानी जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, करंट पैदा नहीं होगी। तो करंट के लिए शर्त होती है कि सर्किट शुड बी क्लोज्ड। सर्किट क्लोज होना चाहिए। क्लोज का मतलब क्या होता है? कि सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। अगर कहीं से सर्किट ओपन होगा तो इसका मतलब है वहां पे करंट पैदा नहीं होगी। उसके बाद रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब आप लोगों के कई बच्चों के पेपर के अंदर 2 से 3 न्यूमेरिकल आए, कई बच्चों के 4, 5, 6, 8, 10 तक न्यूमेरिकल आए। इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं देखे गए, 8 से 10। तो आप बच्चों का ज़्यादातर थ्योरेटिकल बेस पेपर आया, और इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं था, बहुत इजी आप लोगों का पेपर आया। एक क्वेश्चन था रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब याद रखो कि रेजिस्टेंस ऐसी एबिलिटी होती है करंट को रोकना। अब इसके रेसिप्रोकल यानी 1/R, इसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बन गया? अल्फा ऑप्शन, कंडक्टेंस। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, आप देखो ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओहम होता है। तो 1/ओहम क्या बन जाता है? पर ओहम बन जाता है। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है, तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? पर ओहम हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ई पी, जो कि पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है, और ई के काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है। आर द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, द वैल्यू ऑफ ई पी अपॉन ई के। यानी हमसे बेसिकली उसने रेशो पूछ ली, ई पी अपॉन में ई के, यानी इन दोनों की रेशो आप लोगों ने बतानी है। तो यहाँ पे हमारे पास बाज दफ़ा वो एक चीज़ दे देता है, इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे उसने नहीं दी है, तो अब हमें इन दोनों की वैल्यूज़ को याद रखना पड़ेगा। तो याद रख लो, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये हमारे पास -ke² अपॉन r हो जाएगी। और जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी ये हमारे पास, यानी इसको मैं लिख लेता हूँ, दैट इज ई के। तो जो हमारे पास ई के की वैल्यू होगी ये हमारे पास ke² अपॉन 2r होगी। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ का तो पता चल गया कि हमारे पास एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव वाले आंसर हैं ये तो बिल्कुल नहीं हो सकेंगे। अब इन दोनों की रेशियो, पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी। नीचे क्या लिखा हुआ है? काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या करेंगे? ऊपर पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, -ke² अपॉन r, और डिवाइडेड बाई, नीचे काइनेटिक एनर्जी है तो ke² अपॉन 2r, ऐसे लिख लो। अब आप लोग जानते हो कि हमारे पास जब ऐसी सिचुएशन बन जाए तो उसको मल्टीप्लाई करके लिख लिया जाता है। तो ये -ke² अपॉन r मल्टीप्लाई बाई 2r अपॉन ke²। अब ये के स्क्र से कैंसिल हो गया, आर आर से कैंसिल हो गया, ऊपर हमारे पास क्या बचा? -2 बचा। सो राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा? बी ऑप्शन, जो कि है -2। एवरीबडी क्लियर? ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइमन सीरीज लाइज इन विच रीजन। तो याद रखो, एक हमारे पास है लाइमन सीरीज, एक है बाल्मर, एक है पास्चन, एक है ब्रैकेट, एक है पी फंड सीरीज हमारे पास, और एक है हमफ्रीज हमारे पास। अब यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हर शेल में जाता है, थोड़ी देर के बाद वो डी एक्साइट होता है। अगर वो डी एक्साइट होके पहले शेल के अंदर आए, तो तब हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइन है ना, वो जिस रीजन में जाएगी उसे हम बोलेंगे दैट इज अल्ट्रा वायलेट रीजन, और इस सीरीज का नाम होगा लाइमन सीरीज। इसमें यानी हमारे पास जो लोअर ऑर्बिट है ना, पी, वो 1 फिक्स हो जाता है। बाल्मर के लिए पी की वैल्यू 2 फिक्स हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी एक्साइट होके गया है, लेकिन डी एक्साइट होके वो दूसरे में ही आएगा बाल्मर के लिए। और जब डी एक्साइट होगा तो वो रेडिएशंस एमिट करेगा। उन रेडिएशंस की लैम्डा किस रीजन में जाएगी? विजिबल रीजन में। लाइमन की जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में, बाल्मर की जो जाएगी वो विजिबल रीजन के अंदर, और जो पास्चन की है वो इंफ्रारेड रीजन में, ब्रैकेट के भी इंफ्रारेड रीजन में, पी फंड की भी इंफ्रारेड, और हम फ्रीज और आगे जितनी आएंगी उनकी इंफ्रारेड रीजन में। और याद रखो, जो पास्चन है इसके लिए पी की वैल्यू कितनी फिक्स होगी? 3। ब्रैकेट के लिए पी की वैल्यू 4, पी फंड के लिए 5, और हम फ्रीज के लिए 6। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन तीसरे से जंप करके छठे में जाएगा तो स्पेक्ट्रल लाइन इंफ्रारेड में जाएगी। मेरे भाई, तीसरे से छठे में जाएगा तो ये तो एक्साइटेशन होगी, और एक्साइटेशन में रेडिएशन एमिट नहीं होती बल्कि रेडिएशन एब्जॉर्ब होती हैं। तो रेडिएशन कब एमिट होंगी? जब वो छठे से जंप करके तीसरे में आएगा।
ठीक है, जब छठे से तीसरे में आएगा तो इस वक्त अब पी फिक्स हो चुका है 3, और P3 हो तो वो कौन सा होता है, पास्चन होता है, तो उसकी स्पेक्ट्रल लाइन इंफ्रारेड में जाएगी। गॉट इट। और इस सीरीज को बोलेंगे पास्चन। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि लाइमन के लिए लाइज इन डैश रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो लाइमन की तो अल्ट्रा वायलेट रीजन में, ये वाली सिंपल सी बात पूछी हुई थी, सो हम अल्फा ऑप्शन को चूज कर लेंगे, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन एटम, वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, के टोटल एनर्जी हमारे पास इसके इक्वल होगी, और ये कंजर्व रहती है, जिसको हम ई पी प्लस ई के लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास वन अटोमिक मैस यूनिट इज इक्वल टू, एक अटोमिक मैस यूनिट को हम क्या बोलते हैं, यानी 1 AMU। 1 AMU का मतलब होता है वन अटोमिक मैस यूनिट, ये होता है 1/12th mass of any atom as compared to कार्बन 12। यानी आप जितने भी मैसेज निकालते हैं ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, इसके अलावा सल्फर के, फास्फोरस के, हम जितने भी एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को निकालते हैं, बेसिकली ये एक कंपैरिजन के बाद निकाले जाते हैं। और वो कंपैरिजन होता किससे है, वो कंपैरिजन होता है कार्बन का एक आइसोटोप है C12 वाला, उससे कंपेयर करके हम जो मैसेज को निकालते हैं ना, उसको कहते हैं वन अटोमिक मैस यूनिट। सो हमारे पास राइट इसका ऑप्शन क्या बनेगा, सी ऑप्शन, द 1/12th ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ये आप लोगों का न्यूक्लियर फिजिक्स वाले में से था आइसोटोप। उसके बाद रेड शिफ्ट इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ लो टेम्परेचर एमिशन, हाई या डॉपलर इफेक्ट या अननोन फिनोमिना। तो यहाँ पे याद रखो, अगर कोई एक स्टार है, जो डॉपलर इफेक्ट ने हमें बेसिकली बताया था कि अगर कोई एक स्टार है वो अर्थ की तरफ आएगा तो उसकी जो वेवलेंथ है वो कम होती जाती है। अब वेवलेंथ कम होने का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और उसकी एनर्जी ज़्यादा। तो हमारे पास कलर कौन सा शो होगा, या ब्लू या वॉयलेट, क्योंकि इनकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है। और जैसे जैसे कोई स्टार ज़मीन से दूर जाएगा, जितना दूर जाता जाएगा तो वेवलेंथ बढ़ती जाती है। अब वेवलेंथ बढ़ने से कौन सा शिफ्ट आएगा, रेड शिफ्ट आएगा। रेड शिफ्ट का मतलब होता है वेवलेंथ ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम और एनर्जी भी कम। तो ये बेसिकली डॉपलर इफेक्ट ने बताया था। उसके बाद है द पीक वैल्यू ऑफ एन AC वोल्टेज इज 2 × 2 स्क्वायर रूट वोल्ट्स, इट्स RMS वैल्यू। अब हमारे पास जो VRMS है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये हमारे पास होती है V0/√2। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V0/√2 का मतलब होता है 1.41। गॉट इट। और उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है 1/1.41 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.707, और आगे V0। तो आप लोगों की मर्जी है, आप ये वाला रिलेशन याद रख लो, आप ये वाला रिलेशन याद रख लो, या आप ये बेसिक पहले वाला रिलेशन याद रख लो। तो इसके अंदर आप वैल्यूज पुट करो, पहले वाले के अंदर ही हम वैल्यूज पुट करते हैं। V0 की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, VRMS निकालना है। V0 की वैल्यू है 2 × √2, और नीचे हमारे पास √2 आ रहा है। अब आप चेक कर सकते हो, √2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना बन गया, 2 वैल्यू बन गई। अब सा यूनिट आ जाएगा वोल्ट। गॉट इट। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर लो कि हमारे पास कौन सा राइट ऑप्शन बनेगा, दैट इज बीटा ऑप्शन, 2 वोल्ट। एवरीबडी क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज फॉर स्मूथ आउटपुट इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन विच कंपोनेंट इज यूज। याद रखो, अगर हम स्मूथ करना चाहते हैं तो हमें किसको यूज करना पड़ेगा, कैपेसिटर को हम यूज करते हैं, रेजिस्टर को, स्लिप रिंग को, या गैल्वानोमीटर को। तो आप लोगों को पता ही है कि बेसिकली हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं AC को किसके अंदर, DC के अंदर। तो AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, डायोड्स चाहिए होते हैं। तो डायोड्स बेसिकली हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी मदद से हमारे पास क्या हो जाता है, एक फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है, और उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं कैपेसिटर को। उसके बाद हमारे पास है गैमा रेडिएशंस आर एमिटेड फ्रॉम। गैमा रेडिएशंस किधर से निकलती हैं, हैवी बिग न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस विद एक्सेस एनर्जी, या न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, या लो एनर्जी बैंड। तो कोई भी एटम का न्यूक्लियस है उसमें से गैमा रेडिएशंस निकलती हैं। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है
कि एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फर्स्ट शेल, विच सीरीज डज दिस करस्पॉन्ड टू। एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम फर्स्ट शेल, यानी फर्स्ट शेल से आगे जंप करता है, तो इसका मतलब आएगा वापस वो किस में आएगा, भी वो फर्स्ट शेल के अंदर ही। तो इसके लिए कौन सी सीरीज बनती है, लाइमन सीरीज बनती है। सो दैट इज वाई अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज द रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज अप्रोक्सीमेटली, ये होती है 1.59 इंटू 10⁻⁻6 ओहम मीटर। तो ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज है जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, आप लोगों के डे 6 के अंदर भी कुछ एमसीक्यूज यहाँ से रिपीट हुए। इसके अलावा यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फिजिक्स के अंदर आप लोगों का जो ट्वेल्थ फिजिक्स है इसके ऊपर तो आप लोगों ने बिल्कुल कंप्रोमाइज करना ही नहीं है। ट्वेल्थ फिजिक्स के अंदर से ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों की आई हैं, अभी तक के डेज में ट्वेल्थ फिजिक्स में से ज़्यादा आई हैं। वो बच्चे जो इस गलत फहमी में थे कि इलेवेंथ फिजिक्स में से आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ट्वेल्थ फिजिक्स हालांकि कई बच्चों ने अभी कंप्लीट भी नहीं किया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह से हमने तो अपने बैच के तमाम स्टूडेंट्स को सिलेबस कंप्लीट करवाया, और उसके बाद उनके टेस्ट सेशन रिविजन्स भी हुई, और यूट्यूब के लिए भी आप लोगों के लिए एंड गेम लेके आए। तो आप लोगों का पूरा सिलेबस हमने अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट करवाया, तभी बच्चों का इतना बेहतरीन लेवल का आप लोगों का टेस्ट भी हो रहा है। आप रिव्यूज़ में देख सकते हो उनको इतना आसान लग रहा है। सो थिंग इज़ के 12 फिजिक्स को पूरा पढ़ के जाओ, 11 फिजिक्स को भी सारा आप लोगों ने पढ़ के जाना है। स्पेशली जो 12 फिजिक्स का आप लोगों के पास चैप्टर 21 न्यूक्लियर फिजिक्स वाला चैप्टर है, लाजमी पढ़ो। अटोमिक स्पेक्ट्रा वाला लाजमी पढ़ो। इसके अलावा जो उसके 12 चैप्टर से लेके 16 तक हैं, इनको तो पूरा आप लोगों ने पढ़ के जाना है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंग्लिश की। तो इंग्लिश के अंदर आप लोगों के एज यूजुअल जो आप लोगों की चीज़ें आती हैं, एनोलॉजीज़ हैं, एनोलॉजीज़ की आप लोगों की चीज़ें बहुत रिपीट हो रही हैं। इसके अलावा आप लोगों के एज सच जो आती होती हैं चीज़ें, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स आप लोगों के आ रहे हैं, एंटोनिम्स आ रहे हैं, तो इनको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। एनोलॉजी, सिनोनिम, एंटोनिम सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। उसके बाद स्पेल चेक आप लोगों के, उसके अलावा आप लोगों के पास रीडिंग कम्प्रीहेंशन, तो ये चीज़ें आप लोगों की ज़्यादा रिपीट हो रही हैं। इसके साथ साथ जो करेक्शन ऑफ वर्ब है, वहाँ से भी चीज़ें आप लोगों की पूछी जा रही हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आप लोगों को इंग्लिश की तैयारी के लिए, तो हाईली रिकमेंडेड है आप लोगों को एंड गेम, इंग्लिश के एंड गेम को लाजमी देख के जाओ। उसमें मैंने सारी चीज़ें करवा रखी हैं, सारे आपके एमसीक्यूज उधर से रिपीट हो रहे हैं। मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो 11 12 दोनों ही इक्वल वेटेज के हैं। 12 के लिए सर बिलाल ने कोनिक सेक्शन का अलग से वन शॉट किया हुआ है, कोनिक सेक्शन का वन शॉट लाजमी सुन के जाओ। एनालिटिकल ज्योमेट्री पे सर ने पूरा एक वन शॉट तैयार किया है, वो अपलोडेड है, जाओ इसी चैनल के वीडियोस वाले सेक्शन में कोनिक सेक्शन का वन शॉट सुनो, एनालिटिकल ज्योमेट्री का वन शॉट सुनो। उसके बाद 11 मैथ की अलग से मैंने रिवीजन करवाई है, वो सुनो। 12 और 11 मैथ का एक कंबाइन एंड गेम है, उसके सारे एमसीक्यूज पढ़ के जाओ। आपका 100% मैथ का पोर्शन कवर होगा। सारे एमसीक्यूज वही होंगे जो हमने आपको उधर एंड गेम के अंदर और वन शॉट में करवाए होंगे। तो लाजमी तौर पे ये तमाम चीज़ें देख के जाओ। ये बेहतरीन आपको तैयारी का तरीका कार बता रहा हूँ, यानी आपके मैक्सिमम में टाइम कितना लगेगा, 6 से 7 घंटे लगेंगे, तैयारी मुकम्मल हो जाएगी मैथ के लिए। ठीक है, तो ये नहीं है कि इधर से चंद एक एमसीक्यूज आप करके जाओ, और इस तरह नहीं है, ये कोई तरीका नहीं होगा। 100 एमसीक्यूज आप लोगों के आते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग पास एजुकेशन सिस्टम से तैयारी कर रहे हो तो अपने मार्क्स को इस नंबर पर लाजमी तौर पर शेयर करो, ताकि आप लोगों की बेहतरीन किस्म की कैरियर काउंसलिंग करें, आप लोगों को बताएं कि आपके मार्क्स कम है, ज़्यादा है, और कितने आपको इंप्रूव करने हैं। और वो तमाम बच्चे जिनका स्कोर अभी कम आया, जिनका स्कोर 140 से नीचे नीचे है, 130 से नीचे नीचे है, तो हमारा एक कंप्रीहेंसिव डिटेल में एक नस्ट NET 2 की तैयारी के लिए बैच स्टार्ट होने जा रहा है। इस बैच का लाजमी तौर पे हिस्सा बनो। इस बैच में इन होने के लिए अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करो, अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट लो, इस नंबर को नोट करो, इस नंबर पे व्हाट्सअप करो कि सर आई वांट टू जॉइन योर बैच फॉर नस्ट NET 2। NET 2 की तैयारी के लिए अभी हमारे बैच का हिस्सा बनो, क्योंकि आप लोगों के पास ये आखिरी मौका है नस्ट को तैयार करने का। नस्ट के राउंड 3 और 4 के अंदर आपके कॉलेज के एग्जाम्स होंगे, आपके बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, तब फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट होगा, यूईटी का होगा, जीकी का होगा, एनईडी का होगा, मेहरान के टेस्ट होंगे, तब बहुत एक्टिव चीज़ें हैं। तो नस्ट का राउंड 2, वो बच्चे जिन्हें नस्ट का राउंड 1 गुजार दिया है और एक्सपेरिमेंट में गुजार दिया है, इधर उधर आप लोगों ने तैयारी करके आप लोगों के मार्क्स कितने आए, 100 मार्क्स आ गए, आप लोगों के 120 आ गए, 130 आ गए, या हद भी हुआ एक बच्चे के 140 आ गए। इससे ऊपर अगर मार्क्स नहीं गए हैं तो आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बनो। मेरे भाई, हमारे बैच में आपको एक स्केड्यूल में तैयारी मिलेगी, स्केड्यूल में पढ़ के जाओगे तो इंशाल्लाह फिर
160 में आएंगे, जिस तरह हमारे बैच के स्टूडेंट 160 प्लस में लाइन लगाई हुई है। इंशाल्लाह रिजल्ट्स कंपाइल करें, आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। 160 प्लस में, 170 में इस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो मेरे भाई, आप लोग अगर वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हो नस्ट में, 160 170 का स्कोर लेके आना चाहते हो, 180 को क्रॉस करना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमारे बैच का हिस्सा बनो। अब हमारे बैच में आपको स्पेशल फीचर्स क्या मिलेंगे? एक तो डेली बेसिस पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। कोई ऐसा मजाक नहीं होगा हफ्ते में 1 से 2 दिन वाला, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। डेली बेसिस पे एक स्केड्यूल में आपको तमाम क्लासेस मिलेंगी। फिर टेस्ट सेशंस होंगे, रेलिवेंट टेस्ट सेशंस होंगे। नस्ट के अलग टेस्ट होंगे, यूईटी के अलग होंगे, एनईडी के अलग होंगे, एनटीएस के अलग होंगे, कॉम सेट्स के अलग होंगे। तो आपको हर एक यूनिवर्सिटी के अलग अलग आप लोगों को टेस्ट सेशन मिलेंगे। फिर पास पेपर आपको डिटेल के अंदर उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, लाइव क्लास के अंदर सॉल्यूशंस करवाए जाएंगे। और जितने टॉप 9 यूनिवर्सिटीज हैं, इंक्लूडिंग नस्ट, फास्ट, यूईटी, आपको तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी मिलेगी हमारे एक बैच के अंदर। आपको एक गुड न्यूज़ देता हूं कि इतनी कम फीस में, जो कि हमारी फीस है जस्ट 7,000, इतनी कम फीस में आपको कोई भी इदारा इतने ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा। मैं आपको दावे से ये चीज़ कह सकता हूँ कि 7,000 के अंदर आपको डेली लाइव क्लासेस मिले, 7,000 के अंदर आपको पूरे एक साल के लिए लाइव क्लासेस की एक्सेस मिले, आपको 7,000 के अंदर तमाम प्रैक्टिस मटेरियल मिले, आपको पूरे एक साल के लिए प्रैक्टिस मटेरियल मिल रहा है, आपको लेक्चर नोट्स मिल रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के, आपको हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर मिल रहे हैं जो आपको लाइव क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं। और डेली बेसिस पे शाम 7 से लेकर 10:30 तक हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो ऐसा कोई भी मुझे इदारा दिखाएं कि जहाँ पे आपको इस लेवल के फीचर मिल रहे हैं, और वो भी जस्ट 7,000 में। और ये कोई 1 2 3 4 महीने की फीस नहीं, ये पूरे एक साल का आपको पैकेज दिया जाता है। तो पूरे एक साल की ये फीस है। अभी इनरोलमेंट होने के लिए नस्ट की तैयारी करनी है या पाकिस्तान के किसी भी टॉप 9 यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी करनी है, इस नंबर को अभी नोट कर लो, इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर बैच फॉर नस्ट एन 82। इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे भेजो। इंशाल्लाह यू विल गेट एनरोलमेंट इनटू आवर प्रीमियम बैच। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप लोगों को ये बोर्ड फ्रेंडली बैच है, बोर्ड की भी तैयारी आपके साथ साथ हो जाएगी। तो ये मौका आप लोगों ने मिस नहीं करना। अगर तो वाकई सिलेक्शन लेना चाहते हो, अभी हमारे बैच का हिस्सा बन जाओ। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदा।